मतलब आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो है ना, जो कि रोशन सर के द्वारा एकदम इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। अगर आप कर लेते हैं तो परीक्षा में आप काफ़ी मजबूत स्थिति में रहिएगा। हमारे जो काफ़ी बेहतरीन सर हैं, और हम भी ऑनलाइन के माध्यम से हम इनसे मतलब हमें अच्छा लगा है, क्लास काफ़ी ठीक लगा। तो आप भी, अगर आपका फाउंडेशन की जरूरत हो, तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो आप फाउंडेशन यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें जो इस आधुनिक भारत के इतिहास का जो है ना, ये दरोगा से रिलेटेड है। और दरोगा में जितने सारे मतलब टॉपिक्स पूछे जाने की संभावना है, उन टॉपिक्स के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। हम सर की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और चलिए शुरू करते हैं। यह मेरा कोई प्रचार नहीं है, प्रश्न सुझाव है। आपको अगर जुड़ना है तो आप क्लास से निश्चित रूप से सर की क्लास से जुड़िए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए, ये 18 पहला चैप्टर 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं। और ज्ञान बिंदु सर के खास करके हिस्ट्री सेक्शन का, हिस्ट्री के बाद आपका साइंस सेक्शन का, ये काफ़ी उपयोगी होगा। और पॉलिटी ज्योग्राफी भी करा देंगे, लेकिन पहले हिस्ट्री और साइंस सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद ही चलिए। और सेट जो आपका प्रीवियस दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट है, उनके जो प्रश्न पत्रों का हम पूर्ण व्याख्या के साथ उपलब्ध हल करा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं कि हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ शाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था आसफ शाही वंश की स्थापना। अभी उत्तर देते चलिए, कब किया था? यह 1724 ईस्वी में किया था। और हैदराबाद पर जो है ना, हैदराबाद पर इसने 200 वर्षों तक शासन किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कौन सा कथन सही है की बात करें। निजाम उल मुल्क ईरानी गुट का था। और तो यह भी कथन आप भी देते चलिए, यह भी सही है। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। निजाम उल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 आसफ शाह का दर्जा प्राप्त है। ये मतलब ऑल ऑफ दीज सारों कथन सही है। तो यहाँ पे निजाम उल मुल्क ईरानी गुट का था, यह सही है। यह भारत आया था, भारत के साथ साथ में यह कहाँ आया था? मुगल दरबार आया था। मुगल दरबार यह भारत आया था, किस लिए? सेवा के उद्देश्य से, सेवा यहाँ काम करने के लिए। और सैयद बंधु को ना, इसे किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है सैयद बंधु को। इसे निजाम उल मुल्क ने इसे क्या कहा था? इसे हराया था। इसे निजाम उल मुल्क ने मुगलों के प्रति वफादारी को दिखाता है, या मुगलों के प्रति वफादारी दिखाता है, इसलिए निजाम उल मुल्क मुगलों की सेवा में आया था, इसलिए उसने सैयद बंधुओं को हरा दिया था। उसके निजाम उल मुगल सत्ता के 7,000 मनसब, 7,000 मनसब। मनसब मतलब क्या होता है? मनसब एक तरह से होता है उच्च रैंक की जो, और उच्च रैंक हो गया, और रैंक के साथ में प्रशासनिक रैंक जो है, प्रशासनिक रैंक, इसी को मनसब के अंतर्गत कहा जाता है। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। कब किया था? 1724 ईस्वी में किया था। और वह, और औरंगजेब ने के यहाँ सेवाएं तो दी थी। ये मोहम्मद शाह, औरंगजेब के यहाँ निजाम उल मुल्क जो आया था, वह सेवाएं तो औरंगजेब के यहाँ, लेकिन सूबेदार नियुक्त नहीं किया था। और बहादुर शाह प्रथम के यहाँ भी नहीं नियुक्त किया गया था। और जहांदार का शासनकाल छोटा रहा, 1712 से लेकर के 13, एक ही साल तक रहा था। इसमें इसको किसी भी प्रकार का पद नहीं मिला था। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की विचार करिए, उदारता की नीति अपनाई, और उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। तो यह कथन क्या है? यह भी कथन सही है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनखिलीज खान को आसफ शाह की उपाधि प्रदान की। कथन दूसरा भी कथन सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। और दीवान देखा यहाँ पे, दीवान का अर्थ क्या होता है? तो मुख्यमंत्री के बराबर का अधिकारी होता है दीवान। और साथ साथ में यह उसने उदार नीति अपनाया था। उदार नीति मतलब एक तरह से यह एक उदार नीति था, धर्मनिरपेक्ष शासक था। तो कौन? निजामुल मुल्क था। और मुगल मोहम्मद शाह चिनखिलीज खान मुख्य रूप से इसको निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था। निजाम उल मुल्क का या चिनखिलीज खान क्या था? वास्तविक नाम था। और 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया था। तो कथन एक और दो दोनों सही है। उसके बाद सकुड़ खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? सकुड़ खेरा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खान के बीच की, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच की, मराठा पेशवा और मुगल बादशाह के बीच की, ताराबाई और साहू जी के बीच। यहाँ हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खान के बीच यह लड़ा गया था। और निजाम उल मुल्क मतलब एक तरह से आसफ शाह, और इसमें मुख्य रूप से इसका विजय हुआ था। और दक्कन में एक तरह से स्वतंत्र राष्ट्र की, दक्कन में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे गलत है अंडरलाइन कर लेना वहाँ पे। कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था, जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता है। तो यह बिल्कुल सही था, उपराज्य तो था और दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी, और
इसने अपनी राजधानी आर्काट को बनाया था। यह भी कथन सही है। अगला देखते हैं कि कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसी और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। यह उत्तराधिकारी का प्रश्न हुआ था, तो डचों के मध्य तो नहीं हुआ था, अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था कर्नाटक में। तो कथन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, मतलब एक तरह से गलत नहीं था, केवल 3 गलत। देखिए हमारे दिमाग में भी सही चल रहा था, लेकिन वहाँ अंडरलाइन के इसलिए ध्यान आ गया, 1 और केवल 3 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को आप अंडरलाइन करिए ताकि मन मस्तिष्क में असत्य किसे पूछना आपका आंसर देना है। यहाँ पे क्या है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। यह कथन क्या है? यह भी कथन सही है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से अजीमाबाद नहीं मुर्शिदाबाद, कहा मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। और अजीमाबाद का पहले नाम क्या था? अजीमाबाद को ही पटना के नाम से जाना जाता है। और यह बंगाल की जो है ना, बंगाल की कभी राजधानी नहीं रहा था, राजधानी यह नहीं रहा था। तो यह जो है दूसरा ही कथन गलत है। और बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से शुजाउद्दीन ने मिला लिया था, यह भी कथन मूल रूप से सही है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण प्रदान किया था? किसने किया था? तो यह जो है ना मुख्य रूप से अलीवर्दी खान। किसने किया था? तो अलीवर्दी खान ने, मुर्शीद कुली खान ने, सॉरी बंगाल की बात है, बंगाल में मुर्शिदाबाद, बंगाल की बात जैसे आ गया तो समझिए कि यहाँ मुर्शीद कुली खान की बात आ गया, क्योंकि वही वहाँ का शासक रहा था और मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। तो जो अलीवर्दी खान जो था ना, या उसके बाद सरफराज खान, मुख्य रूप से उसके विशेष प्रकार का एक तकाबी ऋण क्या होता था? तकाबी सरफराज खान तो यह एक प्रकार तकाबी ऋण विशेष प्रकार का ऋण था, विशेष प्रकार का यह तकाबी ऋण होता था। और इजारेदारी प्रथा भी एक प्रकार की, यह भी राजस्व ऋण व्यवस्था थी, राजस्व ऋण व्यवस्था थी। 1740 में गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? गिरिया का युद्ध की बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खान और सुजात खान, किसके बीच? कि अलीवर्दी खान और गिरिया का युद्ध है, तो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच गिरिया का युद्ध लड़ा था, जिसमें कौन? अलीवर्दी खान इसमें जीता था। अलीवर्दी खान जीता, वह अलीवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बना था। मुर्शीद कुली खान को बंगाल 1717 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? किसको? मुर्शीद कुली खान को किससे मिली थी? तो वह मिली थी मोहम्मद शाह से। किससे? मोहम्मद शाह से। और मोहम्मद शाह ने बंगाल में इसके जैसे मिलते स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। स्वतंत्र सत्ता कौन? मुर्शीद कुली खान ने सत्ता स्थापित किया, जैसे मिला स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? वह कौन था? वह रघुजी भोसले था। वह कौन था? रघुजी भोसले था। और यह मराठा सेना का प्रमुख सरदार था रघुजी भोसले। वह उसका प्रमुख सेनादार था और इसलिए उसको रघुजी भोसले को राजस्व प्रदान उड़ीसा का कर दिया था अलीवर्दी खान ने। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी? किसने नहीं दी? सिराजुद्दौला ने नहीं दी। कहां पे? फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसको एक प्रकार से भय था, अगर अनुमति दे देंगे ना तो वहां पर अपनी वह सत्ता को मजबूत कर लेगा, सत्ता के साथ साथ में वह काफी मजबूत हो जाएगा इस वजह से। और कोलकाता में फ्रांसीसियों ने 1700 लगभग 57 ईस्वी में क्या कहते हैं किलेबंदी का प्रयास किया था, लेकिन इसे तोड़वा दिया था सिराजुद्दौला ने। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा ना जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी? यह किसने किया था? यह मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते तो यह कथन है सिराजुद्दौला का। और यह किस सेंस में किया गया? किसको अगर शांत अगर छोड़ोगे ना तो यह सिर्फ अपना व्यापार करेगी, व्यापार पर फोकस करेगी, लेकिन अगर इसे परेशान करोगे तो यह क्या होगा? आक्रामक हो जाएगा और यह नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इस प्रकार के लाइन से उसे तुलना किया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान जब मृत्यु हुआ था ना तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलीवर्दी खान के बाद कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था, अलीवर्दी खान। और सिराजुद्दौला उसका कौन था? अलीवर्दी खान का यह पोता था और इसने सत्ता में बहुत सारी चुनौती थी, उस चुनौती को इसने स्वीकार किया और यह इसने अंग्रेजों से संघर्ष किया। यह मिला नहीं, संधि नहीं की, बल्कि संघर्ष किया 1757 में पलासी की लड़ाई इसका एक उदाहरण है। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो यह दिया था सेना नायक मीर जाफर ने, एक मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उपरोक्त सभी मिलजुल करके था, इसलिए सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और एक संज्ञा दी थी कि सिराजुद्दौला बीच मैदान छोड़ करके भाग गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, कहा था घर का भेदी, जब पूरा घर उसको हराने में लगा हुआ था तो क्या करेगा? तो लेकिन इतिहासकार उस पर कटाक्ष करते हैं अभी भी। तो यह प्रश्न भी शायद देखने के लिए मिलेंगे। ब्लैक हॉल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में हुई थी, यह भी सही है। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था, बिल्कुल सही है दोनों कथन। तो यहाँ कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 20 जून 1700, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। तो अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने क्या किया था? किले में बंद कर लिया था, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि आक्रोश उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिससे महज 23 अंग्रेज जिंदा बचे। यह घटना कहाँ हुई थी? यह घटना मुख्य रूप से कोलकाता की है। यह घटना कोलकाता में बुझी थी। इसका अगर कारण की बात करें, कारण यह था कि अंग्रेज जो था ना, वह बंगाल में हर चीज़ में उसमें नीति में हस्तांतरित करता था, काफ़ी मजबूत होना स्टार्ट कर दिया था। और
और सत्ता के लिए वह चुनौती बनता जा रहा था। इस तरीके से सिराजुद्दौला ने ऐसा निर्णय लिया था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, यहाँ प्रमुख कारण की बात करें, प्रमुख कारण क्या था, तो इसका अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का राज्यारोहण का विरोध किया था। तो इसका मुख्य रूप से सिराजुद्दौला का जब राज्यारोहण था तो अंग्रेजों ने विरोध किया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि वह और इसलिए क्योंकि और अंग्रेज सिराजुद्दौला का लगा था कि यह जो है ना, इसका सत्ता जो है मजबूत होना स्टार्ट कर दिया गया, हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी आगे जाकर के, जो कि हुई 1757 प्लासी के युद्ध में। इससे पहले अलीगढ़ की संधि होती है जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। अलीगढ़ की संधि इसी का अलीगढ़ उसको देना पड़ गया था, इसी वजह से, इसलिए वो अंग्रेजों को हर हाल में हराना चाहता था। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदर के रॉबर्ट क्लाइव के गीदर की संख्या, रॉबर्ट क्लाइव का गीदर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, रॉबर्ट क्लाइव गीदर जो भाग गया था, कहा जाता है सिराजुद्दौला भाग गया था। क्लाइव 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जब 1757 का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, वो उस समय वहाँ का वही गवर्नर था, तो उस समय यह सिराजुद्दौला भाग गया था। इतिहासकार इस पर यह तंज कसते हैं। अगला, मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था, यह मुंगेर में स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि मुंगेर मुख्य रूप से अगर कहा जाता भौगोलिक दृष्टि से मुंगेर जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण था। वहाँ पर मतलब नदियों के माध्यम से सैन्यों का जो सामान होता है, जो रसद फसद या जो उसके पाट पुर्जे या उसके जो सामग्री वह आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते, इसलिए मुंगेर को ऐसा बनाया गया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, तो अलीवर्दी खान तो नहीं, तो सिराजुद्दौला तो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अगला जो ऑप्शन देखते हैं, मीर जाफर की मीर कासिम था। मीर जाफर जो था ना, वह अंग्रेजों को, मीर जाफर क्या था, मीर जाफर था वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था, इसलिए उसको हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था। और कासिम जैसे ही वहाँ का बंगाल का नवाब बनता है, उन्होंने वो राजधानी कहाँ मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ मुंगेर ला लिया था, मुंगेर। और यहाँ पर जो कि बंदूक फैक्ट्री वगैरह सब इसलिए लगाया गया था, सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था वह जगह। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था, वह कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था, वह था प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें कि प्लासी के युद्ध का परिणाम ही था कि अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि सिराजुद्दौला इसमें हार गया था अंग्रेजों के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से वह पराजित हो गया था? वह कौन अंग्रेजों से पराजित हो गया था? वह था मुख्य रूप से शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में जो है ना, मीर कासिम कौन सा था, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, मीर कासिम था प्लस शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मिल गया था इसमें, और इस सब मिल करके 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, और जिसका नेतृत्व शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उसने ही किया था। अगला देखते हैं, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था? किस संधि? देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की संधि अलीनगर की संधि के ऐसा हुआ था। सॉरी अलीनगर की तो इसके समय में हुआ था, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला, इसलिए प्लासी का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि से हुआ था। कब हुआ था? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 के बाद 1765 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद। और अगर अलीनगर की संधि कहा जाए तो यह हुआ था प्लासी के युद्ध से पहले 1757 में। यह हुआ 1700 बक्सर के युद्ध हुआ 1764 के बाद हुआ, 1765 में हुआ था। और मुख्य रूप से बक्सर के युद्ध 1764 में मीर कासिम हुआ था, मीर कासिम था। और मीर कासिम के बाद आपका शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और इसकी संयुक्त सेना थी, और अंग्रेजों से ये संयुक्त सेना हार जाती है, जिस वजह से इलाहाबाद की संधि 1765 में उसको करना पड़ता है। तो और अंग्रेजों का राजस्व पर उसका नियंत्रण हो जाता है, राजस्व पर और सैन्य पर, इस तरह की व्यवस्थाओं पर उसका अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। बंगाल के नवाबों का सही क्रम लिखिए। सरफराज खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन की मीर कासिम। तो इसका हो जाएगा आपका जो है ना, मुख्य रूप से सबसे पहले अलीवर्दी खान ही बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान की बात अगर देखते, शुजाउद्दीन था, 3 था। उसके बाद फिर जो है ना, उसके बाद मीर कासिम हुआ था, उसके बाद सरफराज खान लास्ट में पोता था, अलीवर्दी खान का पोता ही कहलाता है। तो 2 3 4 1 है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध में जो स्वायत्त राज्य स्थापित किया था, स्वायत्त राज्य, उसका था सफदरजंग था। कौन था? सफदरजंग। मोहम्मद शाह किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में यह राज्य को स्थापित किया गया था। 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त, रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था किसने? रेवेन्यू सेटलमेंट किसने लागू किया था 1723 में? निजामुल मुल्क ने। मतलब इसने मुख्य रूप से राजस्व संग्रह प्रणाली जो था ना, उसको ठीक करने के लिए किया था। और उन्होंने दीवानी और जलालाबाद प्रणाली को पुनः स्थापित किया था। दीवानी प्रणाली और जलालाबाद प्रणाली, 2 प्रणाली को उन्होंने पुनः स्थापित किया था। दोनों कर संग्रह से, राजस्व संग्रह से संबंधित, दोनों प्रणाली राजस्व संग्रह से संबंधित था। इसका जलालाबाद मतलब भूमि का मूल्यांकन किया जाता था, भूमि मूल्यांकन किया, फिर राजस्व कितना होगा था, और इसमें राजस्व प्रणाली था। उसी तरीके से दीवानी प्रणाली भी चलती थी। और
और एक किसी को फिक्स कर दिया जाता था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी? किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था? तो सफदरजंग को दिया था। किसको? सफदरजंग को। वो सैन्य एवं और चूंकि सफदरजंग जो था मुख्य रूप से सैन्य एवं प्रशासनिक कर्तव्यों की उत्कृष्टता के कारण दिया था। और अवध में अपनी प्रशासनिक भूमिका निभाई थी, इसलिए सफदरजंग को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य को गोला मारिए, ताकि आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न चलते रहे कि असत्य का जवाब देना है। शहादत खान ईरानी गुट कथा सही है। 1939 में शहादत खान की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना, बिल्कुल सही है। शहादत खान की मृत्यु के बाद ये ऐसा हुआ था। सफदरजंग के समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुआ था। तो यहाँ पे असत्य कथन की बात कर रहा है ना, तो 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर जो है ना अवध का नवाब बना। तो असत्य की बात कर रहे हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अब्दुल मंसूर के जगह पे है ना शहजादा मोहम्मद को बनाया गया था। किसको? शहजादा मोहम्मद को बनाया गया था। यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहता था? तो मुख्य रूप से अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब, मुख्य अवध का नवाब। क्योंकि मुगल साम्राज्य में वजीर का अर्थ होता था क्या? प्रधानमंत्री पद का, मतलब पीएम पद को वजीर के अंतर्गत रखा गया था, पद पर नियुक्त किया था। किसी अवध के नवाब, वजीर कहलाता था अवध के नवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? किससे जाना जाता था? तो यह मुख्य रूप से सफदरजंग को नवाब वजीर जाना जाता, क्योंकि 1739 ईस्वी में नवाब वजीर का पद संभाला था। और वहाँ के सैन्य और प्रशासनिक सैन्य प्लस प्रशासनिक जिम्मा यह ले लिया था सफदरजंग, क्योंकि उसने जो है ना मतलब एक तरह से मोहम्मद शाह रंगीला को वह पराजित किया था, क्योंकि मुगल सम्राट को पराजित किया, इसलिए नवाब वजीर के नाम से सफदरजंग को ही जाना जाता है। विचार करिए, शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया था। इस कथन पर विचार करिए, तो कथन एक भी सही हो गया है। आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित, दोनों कथन सही है। कथन एक और कथन दो सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक मोहम्मद शाह अब्दाली का साथ दिया था? 1761 में पानीपत का जब युद्ध हुआ था ना, वह कौन था? शुजाउद्दौला हुआ था, क्योंकि यह जो है ना मराठों को एक संभावित खतरा माना, संभावित खतरा माना, और स्थिति मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति जो है ना स्थिति मजबूत करने के लिए शुजाउद्दौला ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को जो है साथ दिया था। अगला, बक्सर का युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था संयुक्त सेना। इसमें तीन मुख्य शक्तियों और प्लस अंग्रेज के से लड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से मीर कासिम था, जो कि क्या था? बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसके बाद शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला कौन था? यह अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और शाह आलम द्वितीय था, जो क्या था? मुगल बादशाह था, और इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और तीनों की संयुक्त सेना को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की अगर बात करें तो आसफउद्दौला के द्वारा बनाया। कब? 1784 ईस्वी में अकाल राहत के लिए यह बनवाया गया था। और इसे जो है ना इसे मुख्य रूप से असफी, चूंकि आसफउद्दौला ने बनाया था, इसको असफी के नाम से, असफी इमामबाड़ा के भी नाम से जाना, एक तरह से गोदाम कहा जाता है। और यह जो है ना लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बिना एक को इसमें बीम तीम नहीं है, बिना बीम का है, एक भी बीम नहीं है, और यह इमामबाड़ा बना हुआ है। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था? वह जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा उन्होंने किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में इस पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। कुशासन का आरोप लगा करके इसको ले लिया था। और मुख्य रूप से यह डलहौजी का जो व्याप्तगत सिद्धांत था ना, व्याप्तगत सिद्धांत, उसी के अंतर्गत यह सब हुआ था। और जिसका परिणाम क्या हुआ? तो 1857 की अगर हम लोग क्रांति कहते हैं, 1857 की क्रांति का एक यह कारण भी था, जेम्स आउटरम का रिपोर्ट और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अब मिला लेना डलहौजी के समय में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध को ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 1765 में। अगर राक्षसी तंगड़ी पूछेगा तो यही जवाब देना। किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य प्लस दक्कन सल्तनत में आ जाता था क्या? बीजापुर आ गया, गोलकुंडा आ गया, अहमदनगर आ गया और बरार आ गया। ये आ गया, और इसकी संयुक्त सेना ने विजयनगर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक पर बोडियार राजवंश का शासन था? बोडियार राजवंश का शासन किस पे था? मैसूर पर था। और बोडियार राजवंश यह संबंधित है 18वीं सदी में, मतलब 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच के समय का यह है। और इसमें प्रमुख जो शासक था ना बोडियार वंश का प्रमुख शासक की बात करें, और चिन्ना
चिन्ना चिन्ना वाडिया, कौन था? चिन्ना वाडिया और कृष्णराज, और कौन था? कृष्णराज वाडिया। चिन्ना वाडिया और कृष्णराज वाडिया था। वाडियार वंश का अंतिम शासक अगर पूछेगा, अंतिम शासक कौन था? तो कृष्णराज था। इसका अंतिम वाडियार वंश का शासक, या और कृष्णराज ने वाडियार वंश को पुनः स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था, और मैसूर राज्य को अंग्रेजों, और साथ साथ में मैसूर का राज्य जो था ना, मैसूर राज्य, उसको अंग्रेजों के संरक्षण में ला लिया था। किसमें? संरक्षण में ला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मालाबार तट पर भूमिकर हैदर अली ने लगाया था। सही है, मालाबार तट हैदर अली संबंधित है। हैदर अली की मृत्यु 1782 बिल्कुल। उसके बाद कौन बना शासक? उसके बाद टीपू सुल्तान बना था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वही बना था। अगला देखते हैं कि क्या कहता है, अगला है टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चला, उपरोक्त में से। लेकिन नायरों से नहीं चला था। नायर मुख्य रूप से कर्नाटक सब में रहते थे, जनजातीय थी। नायरों ने बहुत तरह से उसका सहयोग किया था युद्ध में, उसके साथ लड़ने में। तो यह जो है ना, यह एक और दो ही सही है, तीन मेरे हिसाब समझ से नहीं है। यह नायर मतलब यह जो है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग ईरर हमको लगता हो गया होगा नायरों के बीच में। निम्नलिखित में से किसने 1775 में डिंडीगुल और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल और मैसूर की बात तो किसने? टीपू सुल्तान तो मृत्यु हो जाती, फिर कौन बनता? सॉरी, हैदर अली ने स्थापित कर दिया था, हैदर अली। वह क्यों? क्योंकि अपनी सेना को जो है ना, वह पश्चिमी सेना जो की ताकत के बराबर वह लाना चाहता था, इसलिए वह शस्त्रागार का नया शस्त्रागार का स्थापना किया था, ताकि साम्राज्य की रक्षा हो सके। क्या हो सके? रक्षा हो सके। 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? मैसूर का शासक किसे हटाकर? चिक्का कृष्णराज को हटाकर मैसूर का यह हैदर अली शासक बना था। निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगा दी थी? जागीर बांटने की प्रथा पर किसने? तो टीपू सुल्तान ने जागीर बांटने की प्रथा पर समाप्त कर दिया था। और एक प्रकार से इसने क्या कर दिया था? एक केंद्रीयकृत सरकारी व्यवस्था मतलब वेतन वगैरह इस तरह की व्यवस्था उसने केंद्रीकृत, जो कि टीपू सुल्तान की देखरेख में चलता था, वह व्यवस्था कर देना कि जागीर बांट दिया, अपना राजस्व दिया, राजस्व दो असुदो, इस प्रकार की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। 18वीं सदी के शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं था? चिरकल था, मालाबार भी था, ट्रावनकोर भी था, एक और राज्य कोचीन था, और ये कालीकट एक शहर था, राज्य नहीं था उस समय। अगला देखते हैं, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया। केरल में राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था, वह कौन था? वह मार्तांड वर्मा था। मार्तांड और त्रावणकोर में मुख्य रूप से त्रावणकोर मुख्य रूप से कहाँ पे? तो त्रावणकोर में। कहाँ पे? तो यह क्या कहते हैं? त्रावणकोर में, मतलब केरल में त्रावणकोर कहाँ? केरल में सबसे प्रभावशाली राज्य बना दिया था। अगला, केरल के राजा मार्तांड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, बिल्कुल सही है यह कथन। तो कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को गोला मारिए ताकि नहीं चले, तो यह कथन तो सही है। उसने सामंतों का दमन किया था, यह भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के यूरोपीय अधिकारियों से भारी रिश्वत नहीं लिया था, यह कथन गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसने यूरोपीय मॉडल के आधार पर मजबूत आधुनिक सेना संगठित किया था, बिल्कुल मार्तांड, क्योंकि वह आधुनिक सेना पहले से तैयार थी और वह उसके बाद बना था, केरल में देख रहा था, क्योंकि हैदर अली ने पश्चिमी रूप में, वह हैदर अली मैसूर का शासक था, बॉर्डर लगता ही था, तो इसलिए भी कथन भी सही है। तो यह भारी रिश्वत गलत होगा कथन। मार्तांड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुमल राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान का, संगीतज्ञ, अभिनेता, मतलब मल्टी टैलेंटेड टाइप का था। तो मार्तांड वर्मा का कार्तिक तिरुमल राम वर्मा नहीं बना था, कृष्णराज वर्मा बना था। कौन था? कृष्णराज वर्मा बना था। तो कथन 1 पर विचार करते हैं, और कथन 18वीं सदी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नाम्बियार थे, तो सही है, तो केवल 2 सही है। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करिए। यहाँ देखते हैं सूची, देखते हैं। बंगाल का शासक कौन था? राज्य और उसका शासक था मुर्शीद कुली खान, बंगाल का शासक था। हैदराबाद में तो निजाम था, तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद था। और कर्नाटक का कौन था? तो कर्नाटक में मुख्य रूप से शहादत खान कर्नाटक में था, और निजाम उल मुल्क कोई चिनकिलीच खान भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। उसके बाद अवध का कौन था? तो अवध का मुख्य रूप से शहादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क कहा जाता है, तो यानी 5 था। और अवध के बाद केरल त्रावणकोर का कौन था? मार्तांड वर्मा 4 था। 3 1 2 5 4 ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ नहीं है वहाँ पे गोला मार दीजिए ताकि आपका ध्यान इस पे बना रहे। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था, तो यह तो सही है। उसके जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून, बिल्कुल सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं दिया था। सूरजमल नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वह इस प्रकार से अपना वह राजनीतिक जो है ना, एक प्रकार से हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था, तो यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, ताकि देगा तो अंग्रेजों के सामने नजर में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, इसलिए। लोहगढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया था, भरतपुर सही है। अगला देखते हैं, रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
रुहेलखंड की बात कराता है, तो हाफिज़ रहमत खान के द्वारा रुहेलखंड की स्थापना किया गया था। चलिए इस सीरीज़ में हम इसे यहीं पर रोकते हैं, अगले सीरीज़ में हम इससे आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। यह सेट फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा, इसलिए आप सेट फॉर्मेट में लगातार मल्टीपल क्वेश्चंस को अभ्यास करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। याद रखिए, अधिक से अधिक अभ्यास 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 और अभ्यास आपके प्रश्न आपके आपके जो है सफलता को सुनिश्चित करेगा। चाहे जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, लगाने के लिए भिड़ जाइए, आपको आए या नहीं आए देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन उसको जब तक कंप्लीट नहीं करें 90% आपका सही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पर कमान रखिए, प्लेलिस्ट में जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र करा रहे हैं, उपलब्ध है, देखिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए मिलते हैं अगले में, धन्यवाद।